क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी उतना टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इस पे हमने वर्क किया था और एग्जाम्पल्स बताए थे। जिसे सपोज करते हैं इसी प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको बाहर भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है 2 4 3 5, सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो जब इसका मान हम निकालेंगे तो आप देख लो इसका मान होगा 10 - 12 यानी -2। ठीक है, अब चूंकि 2 इसमें और इसमें फैक्टर है, उसको कॉमन लेके वैल्यू देखते हैं, वो मेरा -2 होता है कि नहीं, ये इस पर भी हम बात कर लें। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 1 2 × 2 3 5। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें से 2 बाहर ले लें तो हम ऐसा ले सकते हैं 2 1 2 3 5। अब इसका मान आप निकाल लीजिए तो 5 - 6 2 × 5 - 6 यानी कि 2 × -1 यानी -2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर मल्टीपल के रूप में है किसी रो में या किसी कॉलम में, तो हम उसको अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं एक रो से या एक कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट के मान पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है, जो प्रॉपर्टी अभी हमने पिछले क्लास में बताया था। इसके बाद अगले प्रॉपर्टी पे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अगला प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is expressed as sum of two or more term, then determinant can be expressed as sum of two or more determinant। चलिए हम अगले प्रॉपर्टी पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने बताया कि अगर each element of a row or column of a determinant is expressed as sum of two or more term, then determinant can be expressed as sum of two or more determinant। मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का एलिमेंट 2 या 2 से अधिक टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के रूप में भी एक्सप्रेस करेंगे तो सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, सपोज कीजिए लिखा हुआ है x + अल्फ़ा 2x + बीटा AB लिखा हुआ है, सपोज कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के कॉलम 1 2 एलिमेंट के सम के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में भी एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x 2x
ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा ए बी। अब इससे जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होंगे और इससे जो मेरे पास वैल्यू प्राप्त होंगे वो दोनों सेम होंगे, वो भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे मान लेते हैं इसका मान निकालिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स बी प्लस अल्फ़ा बी माइनस 2ax माइनस ए बीटा, ऐसा आएगा। इधर से हम अब इसका मान निकाल के देखते हैं। इसका वैल्यू निकालिए तो होगा, इसका मान निकालेंगे तो एक्स बी माइनस 2xa प्लस अल्फ़ा बी माइनस ए बीटा। आप देख लो कि इससे जो वैल्यू मिला और इससे जो वैल्यू मिला दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब कभी ऐसा केस रहे कि किसी रो का या किसी कॉलम का अगर एलिमेंट 2 या 2 से अधिक टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है तो आप उसको 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इस पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू a1 प्लस अल्फ़ा 1 b1 c1 a2 प्लस अल्फ़ा 2 b2 c2 a3 प्लस अल्फ़ा 3 b3 c3। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 का जो एलिमेंट है वो 2 टर्म के सम के रूप में लिखा है, तो आप उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अल्फ़ा 1 b1 c1 अल्फ़ा 2 b2 c2 अल्फ़ा 3 b3 c3। ठीक है, तो इससे इसका जो न्यूमेरिकल मान मिलेगा और इस दोनों के सम का न्यूमेरिकल मान मिलेगा वो सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम व्हेन we multiply any constant to each element of any row or any one row or any one column and added या subtracted to another row or column। इसे मैंने लिखाया कि डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के साथ उसका एडअप कर दिया जाए या सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए, या किसी कॉलम के साथ उसका किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के साथ उसका एडअप या सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए,
तो हमारे डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर आई प्लस माइनस के आर जे। यानी कि क्या किए हैं कि आर आई पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या हम लोग लिख सकते हैं सी आई प्लस माइनस के सी जे, तो भी मेरे डिटर्मिनेंट में परिवर्तन नहीं होगा। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस बनाने के दौरान। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, सपोज करते हैं 1 2 3 4 लिखी हुई है, इसका न्यूमेरिकल मान -2 है। अब ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि फॉल्स है, हम छोटे से एग्जाम्पल को ले रहे हैं ताकि ईजिली वे में इसको इवेल्युएट कर पाए। अब हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सपोज कीजिए हमने प्रॉपर्टी लगा दिया R2 पे और मैंने लिख दिया R2 - 2R1। क्या किए कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरे पास क्या आता है। ये तो R1 पे कुछ नहीं किए, तो जैसे उसको है वैसे ही लिख दीजिए 1 3, और R2 पे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कीजिएगा -2 होगा। अब इसका मान निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि भाई उतना आता है कि नहीं जितना पहले प्रॉपर्टी लगाने से पहले था। तो देख लीजिए इसमें आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो -2 -0 यानी -2 मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए और ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक कॉलम पे भी करके दिखाते हैं। देखिए जैसे इसी में हम लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने लिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू मेरा -2 ही है। हमने क्या किया कि C1 पे काम किया, C1 + C2 कर दिया। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है सपोज करके। तो ये लिखा हुआ है कि C1 पे वर्क कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, C1 और C2 को एडअप कर रहे हैं। तो C1 मेरा ये है, C2 मेरा ये है। एडअप करिए, प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरे पास जो सिस्टम डेवलप होगा Δ1, सपोज कीजिए ये होगा 4 6 3 4। अब इसका मान निकाल लीजिए तो 16 - 18 -2 यानी कि डेल्टा के इक्वल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा का जो मान था और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो Δ1 मिला उसका जो मान था वो दोनों वैल्यू सेम है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी सिस्टम के लिए जब इस तरह का कोई हम लोग वर्क कर ले तो उसके लिए सिस्टम ट्रू है। कि किसी रो पे या किसी कॉलम पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ उसका एडअप कर दे तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले केस में हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। The sum of the product of elements of any row or column of a determinant with cofactor of corresponding element
of any other row or column the sum of product of elements of any row or column of a determinant which is cofactor of corresponding element the sum of product of the elements of any row or column of the determinant with cofactor of corresponding element gives value of determinant। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं एक डिटर्मिनांट है ABCDEFGHI, मान लीजिए लिखते हैं। अब हम लोग A का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, EFHI होगा। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ B निकालेंगे तो हमको बताए थे कि कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन का इस्तेमाल करिएगा, तो ये होगा माइनस DFGI, और यहाँ पे C का कोफैक्टर निकालिएगा तो आपके पास होगा इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दीजिए DEGH। चलिए हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं तो जैसे इवेल्युएशन हमने सीखा है उसी के मुताबिक हम इवेल्युएशन करेंगे। कॉलम 1 के लोग अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो A इंटू इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लिख लिए तो ये होगा EFHI माइनस B इंटू फिर इसको छोड़ना है DFGI अब प्लस C इंटू इसको छोड़िए DEGH। हम क्या देख रहे हैं कि A इंटू वास्तव में ये जो लिखा हुआ है A का कोफैक्टर है तो A इंटू कोफैक्टर ऑफ A प्लस चूँकि B के कोफैक्टर में माइनस साइन लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे B इंटू कोफैक्टर ऑफ B प्लस C इंटू कोफैक्टर ऑफ C। तो इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं कि अगर अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कहेगा कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और उसका कोफैक्टर इतना 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 है तो उसका डिटर्मिनेंट का मान बताओ। तो उस केस में आपको ये बहुत सहयोग करेगा कि हमको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करके एडअप करते हैं तो उस पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट का मान दे देता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A है, अगर इसका कोफैक्टर दिया हुआ है तो A इंटू कोफैक्टर ऑफ A प्लस B इंटू कोफैक्टर ऑफ B प्लस C इंटू कोफैक्टर ऑफ C गिव्स दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी पे बात किए और हमने सारा प्रॉपर्टी एक एक करके देखा। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करते हैं, टाइप बाय टाइप हम लोग कैसे क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाना है। लिखा हुआ है 1ABC 1BCA 1CAB इक्वल टू A माइनस B इंटू
बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन कहेगा, प्रूफ करने के लिए कहता है कि इतना इतने के साबित करो, तो हमको दोनों तरफ से बात ध्यान रखना है कि हमको राइट हैंड साइड में फैक्टर के रूप में लेना है, तो हम यहाँ भी फैक्टर के रूप में सिस्टम को लाएंगे और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप क्या करो कि देख लो कि कोई रो का प्रत्येक एलिमेंट एक समान है कि नहीं, या किसी कॉलम का एलिमेंट एक समान है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक समान लाने के लिए हम लोग जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, कोई दो रो को एडअप कर सकते हैं, किसी दो रो को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तीन रो को एडअप कर सकते हैं, कॉलम को एडअप कर सकते हैं, ताकि एक समान रो में या कॉलम में टर्म डेवलप हो। और उसको डेवलप करने का मकसद है कि अगर एक समान होगा तो हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। मैंने अभी कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी पे चर्चा किया था। अब जब एक समान मेरा सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो फिर हम दो जीरो डेवलप करते हैं। दो जीरो क्यों डेवलप करते हैं? ताकि जहाँ पे जीरो होता है उसके अलोंग का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाता है, तो हमको इवैल्यूएशंस करने में परेशानी ना हो, ऐसा इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो R1 है उसका एलिमेंट एक समान दिया हुआ है। तो एक समान दिया हुआ, जब एक समान दिख जाए तो विशेष कुछ करना नहीं है, दो जीरो डेवलप करना है उसके अलोंग। दो जीरो इसलिए डेवलप करना है ताकि उसके अलोंग डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट पे काम करते हैं और वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये जीरो चाहिए, चूँकि R1 के अलोंग हम दो जीरो डेवलप कर लेंगे और R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देंगे, ताकि रिजल्ट तक हम बहुत आसानी से पहुँचे। दूसरी बात, हमको चूँकि रिजल्ट में फैक्टर लाना है तो हम लोग फैक्टर के रूप में इस सिस्टम को रखेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको ब्रेक नहीं करेंगे, ताकि हमको फिर बाद में उसको फैक्टराइज करने में समस्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी लगाते हैं, डेल्टा का मान पहले लिख लीजिए, लिखा हुआ है 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, जिसमें कोई रो का प्रत्येक एलिमेंट या कोई कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेम हो तो सारे में इस तरह की प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, C1 पे प्रॉपर्टी लगा दिया C1 माइनस C2 और C2 पे प्रॉपर्टी लगा दिया C2 माइनस C3। जब तीन ऑर्डर का रहता है तो एक बार में दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ये सब प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में एडअप करो या कॉलम में एडअप या सब्सट्रैक्शन करो तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 0 a माइनस बी, और यहाँ से जब कीजिएगा तो c इंटू बी माइनस ए, फिर यहाँ से मिलेगा 0 b माइनस सी, और यहाँ से a इंटू सी माइनस बी, और यहाँ से मिलेगा 1 c ए बी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसे ही सिस्टम पे डेवलप हो गया तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा टर्म कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं, सो हम पहले देखेंगे। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ से जीरो में तो कोई चीज़ कॉमन आ सकता है, तो a माइनस बी यहाँ है, यहाँ से भी a माइनस बी, और b माइनस सी यहाँ से b माइनस सी, दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। 0 a माइनस बी इंटू माइनस सी, इसमें हम कर लेते हैं 0 b माइनस सी, और यहाँ से लिख देते हैं b माइनस सी इंटू माइनस ए। तीसरा में 1 c a b। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो हम लोग लेते हैं टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो मेरे पास क्या मिला, हमारे पास मिल गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ से कॉमन लिए तो 0 1 माइनस सी, फिर यह हुआ 0 1 माइनस ए,
1CAB, ये मेरा डेवलप हो गया। अब हम लोग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। R1 के लॉन्ग जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, चूँकि अब बहुत छोटा हो गया है, बहुत आसानी से इसको हम लोग अब सोल्व कर पाएंगे। तो जब R1 के लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग डिटर्मिनांट 0 आएगा, चूँकि इसको छोड़ के इसका डिटर्मिनांट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। फिर इसके लॉन्ग करोगे तो भी 0 आएगा, यानी हमको केवल 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करना होगा। तो ये मेरा हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, और इसका एक्सपेंशन करिए 1 के लॉन्ग, तो 1 के लॉन्ग इसको छोड़ना है और इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इंटू सी माइनस ए, यानी कि फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट हो गया A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू RHS। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सीखे कि जब कभी कोई रो या कोई कॉलम का एलिमेंट एक समान हो तो हम लोग उसमें 2 जीरो डेवलप करते हैं, और 2 जीरो डेवलप करने के बाद अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेते हैं, और रिजल्ट भी ध्यान देखते हैं कि हमको फैक्टर के रूप में चाहिए तो फैक्टर के ही रूप में सिस्टम को रखते हैं और 2 जीरो डेवलप करके फिर सोल्व करते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे और भी कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं। धन्यवाद।